नमस्कार विद्यार्थियों और गुरुजनों। तो हम लोग पढ़ रहे थे अब तक इम्यूनोलॉजी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8 का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो एनसीईआरटी में वो चैप्टर लग रहा है और मेरा जो सिलेबस रहेगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा। हालांकि राजस्थान में अभी आरबीएससी की अलग किताबें चल रही हैं, उनका भी आखिरी सत्र ही है ये। वो किताबें भी हट जाएंगी अब, इसके बाद वापस वही एनसीईआरटी लग जाएगी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ मैं। नीट एम्स के जो एग्ज़ाम होते रहे हैं वो एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन उठाते रहे हैं और यहाँ तक कि हूबहू लाइन लेते रहे हैं वो लोग, हूबहू लाइन उठा ली एनसीईआरटी में से। तो आज का जो टॉपिक रहेगा कैंसर। नेक्स्ट कैंसर आज के समय भारत में वर्तमान में सबसे खतरनाक रोग, एड्स से भी अधिक खतरनाक। एड्स के ऊपर मैं वीडियो डालूंगा। एड्स को जितना भयानक बना दिया गया है वर्णन करके उसका, एक्चुअल में वो इतना भयानक नहीं है, क्योंकि उस रोग का तो कोई करैक्टर ही नहीं है ना। उसमें तो सिर्फ इम्यून पावर कम होती है, दूसरी डिजीज से व्यक्ति मरता है। कैंसर सर्वाधिक खतरनाक डिजीज़ है आज के समय हमारे देश में। तो इसे शुरू करने से पहले एक चीज़, आप लोग रजिस्टर ले लें और रजिस्टर लेके मेरे जो सारे टॉपिक्स जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप लिखते चले जाएं, लिख कर रख लें आप उससे लिख कर रख लें आप, उससे बढ़िया याद होंगे, बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। और जो लोग मुझ जैसे आलसी हैं, नहीं लिखा जाता, तो वो लोग ऐसे करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को मैसेज डाल दें और मेरे से पीडीएफ ले लें इन सभी नोट्स की। जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं जो मैं करवाता जा रहा हूँ, उन सब के पीडीएफ आप मंगवा सकते हैं। फिर वो पीडीएफ लेकर बैठ जाएं आप, इधर टॉपिक चलता रहे और उधर आप मिलान करते रहें। तो वहाँ कोई डायग्राम मैंने यूज़ नहीं किया है नोट्स में, पीडीएफ में, और बोर्ड पे बनाया है, तो डायग्राम आप वहाँ बस उतार लें, उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है। बाकी पढ़ना तो मैटर वही है आपको जो नोट्स में दिया हुआ है। और जो विद्यार्थी लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार चीज़। और बस यही कंडीशन है मेरी वीडियो की कि आपको हर चीज़ है वो नोट करनी है, उसको ढंग से पढ़ना है। मेरी तरफ से किसी भी वीडियो में नहीं बोला जाएगा आपको कि आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को क्या लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दिया हुआ है उसको पुश करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप बस इसको देखें, बढ़िया तैयारी करें, भारतवर्ष को आगे लेकर जाएं, भारतवर्ष का नेतृत्व करें, अपनी इतनी इच्छा। सुरेंद्र सर चले जाएंगे एक दिन, बस ये रिकॉर्डिंग्स हैं वो रह जाएंगी, याद करते रहोगे आप, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। आइए टॉपिक पर आ जाएं अब। कैंसर, देखो नॉर्मली क्या होता है, ये मान लिया हमारी बॉडी का कोई सेल है, कोशिका है हमारी शरीर की। अब ये डिवाइड हो रही है, सेल है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, माइटोसिस चल रहा है, समसूत्री विभाजन चल रहा है, डिवाइड हो रही है। ये जब डिवाइड हो रही होती हैं तो इनके ऊपर क्या है, एक कंट्रोल होता है। इनके डिवाइड होने का जो प्रोसेस है उस पर कंट्रोल होता है। ये देखें, ये मैंने ए, बी, सी और डी 4 सेल बनाए हैं मेरी बॉडी के। मेरी बॉडी या किसी की भी बॉडी ले लो, 4 सेल हैं। अब जैसे ये ए सेल है वो यहाँ बी को टच कर रहा है,
जैसे ये ए सेल है वो यहाँ बी को टच कर रहा है और यहाँ सी को टच कर रहा है। यहाँ ध्यान देना बात, ए जो है वो टच कर रहा है किसको, बी को और सी को। ऐसे ही मान लिया ये डी सेल है, डी जो है वो टच कर रहा है इधर सी को और इधर बी को। या बात करें बी की, तो बी टच कर रहा है ए सेल को और डी सेल को। ऐसे ही सी टच कर रहा है ए और डी को। तो जो सेल दूसरी सेल को टच करता है, जो सेल दूसरी सेल को टच करता है, तो एक सेल दूसरी जिनको टच कर रहा है उनकी डिवीजन पर कंट्रोल बनाए रखता है, उनके विभाजन पर नियंत्रण बनाए रखता है कि भाई तुम इतना ही डिवाइड होगे, इससे ज्यादा नहीं होगे। इस कंडीशन को, इस घटना को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इस घटना को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हिंदी में बता दूं साथ में, संस्पर्श संदमन। क्या थी ये घटना? ये शब्द आएगा, फिर आप मेरे से बाद में बीच में पूछोगे ये शब्द क्या है, मैं पहले ही बता देता हूं। ये क्या है कि जो कोई सेल, जैसे ये सेल है, जिनको टच कर रही है, कांटेक्ट में है, उनके डिवीजन को कंट्रोल करती है, स्प्रेस करती है, दबा के रखती है। तुम इतना ही डिवाइड होगे, इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होगे। यह घटना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहलाती है। इससे जो डिवीजन है वो कंट्रोल में रहता है। जैसे ये कंट्रोल डिवीजन हो रहा है माना, यानी यहां कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है। अब क्या हुआ, किसी जगह पर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन टूट गया, ये पावर खत्म हो गई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, यानी संस्पर्श संदमन की क्षमता समाप्त हो गई। तो क्या होगा, अब यहां लिख रहा हूं मैं, संस्पर्श संदमन। भी थोड़ा सा आपको इंग्लिश तो जानना पड़ेगा, कम से कम टर्म्स है वो इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये क्या हुआ, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समाप्त हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं रहा तो क्या होने वाला है, तो अब ये जो सेल है ये यूं अनकंट्रोल्ड डिवाइड होने स्टार्ट हो गए। तो क्या हुआ, डिवीजन अनकंट्रोल हो गया, यानी विभाजन अनियंत्रित हो गया। जो पहले लिमिट में डिवाइड हो रहे थे अब वो अनलिमिटेड हो गए, स्पीडली, तेजी से। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के खत्म हो जाने से डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो गया है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सेल की नंबर्स बढ़ जाएंगे और वहां देखो सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है, ध्यान रखना थोड़ा, सेल के नंबर्स बढ़ रहे हैं, सेल की संख्या, सेल नंबर्स इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। सेल की संख्या बढ़ गई, सेल की संख्या बढ़ने से वहां एक सेल का ग्रुप बन गया, ये ढेर लग गया वहां सेल्स का, जिस जगह ये काम हुआ तो वहां सेल का ग्रुप बन गया, सेल नंबर्स इंक्रीज। तो वहां क्या हुआ, सेल का ग्रुप्स, सेल्स का ग्रुप बन गया। उस सेल के ग्रुप को, झुंड को क्या बोलते हैं कि वहां ट्यूमर यानी
गांठ बन गई। क्या बन गई? गांठ बन गई, ट्यूमर बन गई। और हिंदी नाम तो बहुत ही अजीब है इसका, अर्बुद। पता नहीं अब्रुद कहते हैं या इसको अर्बुद कहते हैं। मेरी तो न हिंदी ढंग से है और न ही इंग्लिश ढंग से है। इंग्लिश में स्पेलिंगों में गलत और हिंदी में या मात्राओं में गलतियाँ। हाँ, बात बहुत बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ मैं। ट्यूमर बन गई वहाँ, ये ट्यूमर बन गई साहब। अब ये जो ट्यूमर्स है, जितनी भी बॉडी में ट्यूमर्स बन रहे हैं, क्या वो सभी कैंसर हैं? बिल्कुल नहीं, सभी ट्यूमर कैंसर नहीं हैं। कौन से वाले कैंसर हैं, कौन से वाले कैंसर नहीं हैं ट्यूमर, ये अब पता करें हम लोग। ट्यूमर्स के 2 टाइप्स हैं, ट्यूमर्स हैं उसके 2 टाइप्स हैं। तो कुछ ट्यूमर्स जो होंगी, जब वो डिवाइड होंगी तो उनके ऊपर ये प्रोटीन लेयर मिलेगी अपने को। और कुछ ट्यूमर ऐसी होंगी जिनके ऊपर प्रोटीन लेयर नहीं है। ये ऐसी ट्यूमर है जिस पर प्रोटीन लेयर है और उसके ऊपर प्रोटीन लेयर नहीं है। अब ये जो ट्यूमर होती है, इस ट्यूमर को कहते हैं बेनाइन ट्यूमर और इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। हिंदी में सूदम, अर्बुद, हिंदी में दुर्दम, अब्रुद। ये जो ट्यूमर है जहां बनती है वहीं पर स्थायी रहती है। ये जो बेनाइन ट्यूमर होती हैं जहां बनती हैं वहीं की वहीं स्थायी रहती हैं, शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलती। तो इसको बोलते हैं कि इनमें मेटास्टेसिस नहीं पाया जाता, एब्सेंट। और ये जो ट्यूमर हैं इनमें मेटास्टेसिस होता है, मेटास्टेसिस प्रेजेंट। मेटास्टेसिस किसको कहते हैं? कि जहां पर वो ट्यूमर बनी उस जगह से शरीर के किसी दूसरे भागों में पहुंच जाए, या तो ब्लड से होते हुए या लसीका से होते हुए, लिम्फ से होते हुए। मैं बना देता हूं इधर। जैसे यहां ये ट्यूमर बनी और ये कोई ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड है या लिम्फ डक्ट है, लसीका है, लसीका वाहिनी है। तो ये जहां बनी वहां इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्यूमर। यहां से ये ब्लड में आ गई, किसमें? ब्लड में, या किसमें? लसीका में, लिम्फ में। और यहां से होती हुई ब्लड के साथ कहीं दूसरी जगह, शरीर के दूसरी जगह पहुंच गई और वहां फिर से गांठें बनानी शुरू कर दी। इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर, द्वितीयक गांठ। मतलब एक जगह बनी और बन के दूसरी जगह पहुंच गई। इसी करैक्टर को, इसी गुण को कहा जाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस बेनाइन में सूदम अब्रुद में एब्सेंट, दुर्दम अब्रुद में मेटास्टेसिस पाया जाता है। और इसी के कारण, इसी मेटास्टेसिस वाली घटना के कारण कैंसर का इलाज थोड़ा मुश्किल है। जब तक डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि ट्यूमर आ गई है, कि ये कैंसर वाला ट्यूमर ही है, और उसका ट्रीटमेंट चालू करता है, तब तक उसको पता चलता है ये तो शरीर में पता नहीं कहाँ की कहाँ फैल गई। ट्रीटमेंट कर दिया, एक ट्यूमर निकाल दी, साल बाद पता चला दूसरी जगह फिर बन गई, मेटास्टेसिस हो गया। तो जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, आप उनके वो देखेंगे, रिपोर्ट्स होती हैं जो लैब्स की,
और अगर दोबारा हुआ है किसी को तो उसकी लैब की रिपोर्ट में एक वर्ड लिखा होगा मेटास्टेसिस। इस मेटास्टेसिस का अर्थ यही है कि वो दूसरी जगह चली गई। और मेटास्टेसिस आ गया इसका मतलब वो ट्यूमर कैसा है, मैलिग्नेंट कैसा है, वो कैंसर वाला है। तो ये जो ट्यूमर होते हैं ये कैंसरस ट्यूमर होते हैं, कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं। और ये बेनाइन ट्यूमर होते हैं, जो सूदम गांठें होती हैं जो वो नॉन कैंसरस होती हैं, कैंसर वाली नहीं होती हैं। मेटास्टेसिस नहीं है इनमें, जहां बनती है वहीं स्थिर रहती हैं, शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलती, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इनका डिवीजन है वो स्लो होता है, स्लो डिवाइड होती हैं, धीमी गति से डिवाइड होती हैं उसकी तुलना में। और ये जो है ये रैपिड डिवीजन करती हैं। इनका जो रेट है, विभाजन की जो दर है, डिवीजन रेट है, वो इसके कंपेयर ज़्यादा होता है। विभाजन की दर सूदम अवरुद्ध की तुलना में दुर्दम अवरुद्ध में ज़्यादा होती है। मैलिग्नेंट है वो तेजी से डिवाइड होते हैं। और जिसको मान लो ये जो सेल है, ये ट्यूमर सेल है, तेजी से डिवाइड होने लग गई ये, और ये इसके आसपास में बिना ट्यूमर वाले सेल हैं। अब बॉडी है हमारी, इसका हमको कैंसर हो गया मान लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे सेल हैं वो कैंसर वाले हैं। नॉर्मल सेल होते हैं, उनके बीच में कुछ कैंसर वाले सेल होते हैं। तो ये मान लो कैंसर वाला सेल है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया है, ये डिवाइड करेगा तेजी से अपने आसपास खूब सारे सेल बनाने शुरू कर देगा। ये ब्लैक ट्यूमर्स वाले सेल बनने शुरू हो गए यूं। ये क्या करेंगे, ट्यूमर वाले जो सेल हैं ये आसपास की जो हेल्थी सेल हैं, स्वस्थ कोशिकाएं, ये ब्लू वाली, इन ब्लू वाली जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनसे पोषक तत्व खींच लेंगे, न्यूट्रिएंट्स है वो खींच लेंगे। तो ये जो सेल है इनको पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, ये मरने लग जाएंगे, ये ब्लू वाले डेड होने लग जाएंगे, गया 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 गया, ये चक्कर रहता है। तो ऐसे सेल जो कैंसर वाले जो सेल हैं, इन सेल्स को बोलते हैं तो अब कैंसर के बारे में बेसिक नॉलेज हमने ले लिया कि जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समाप्त हो जाए, सेंस स्पर्श संदमन खत्म हो जाए, तो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, नंबर्स बढ़ जाते हैं कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से झुंड बन गया। उस ग्रुप को कहते हैं कि साहब ट्यूमर बन गई। और ट्यूमर्स जो हैं वो दो प्रकार के हैं, सूदम दुर्दम, मैलिग्नेंट, बेनाइन, मैलिग्नेंट। एक ऐसे ट्यूमर है जो कैंसर वाले नहीं हैं, उनके ऊपर प्रोटीन आवरण है, प्रोटीन कवर से, प्रोटीन कैप्सूल से पहचान सकते हैं। दूसरे ऐसे ट्यूमर उस तरफ जो लिखे थे, दूसरे ऐसे जो प्रोटीन कवर नहीं है, कैंसर वाले हैं, मेटास्टेसिस पाया जाता है। चलो आइए अब टॉपिक ले रहे हैं हम लोग कैंसर के कारण। कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। एलर्जी करने वाले कारकों को एलर्जेंस कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, 2 वीडियो पहले। तो एलर्जी करने वाले एलर्जेंस, तो कैंसर करने वाले कैंसर जन शब्द पीछे लग जाएगा, कैंसर जन है वो 3 प्रकार के हैं। मेडिकल वालों के जो सब्जेक्ट लगते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, 3 प्रकार के हैं ये फैक्टर्स। फिजिकल मतलब यूवी रे, तो यूवी रे जो सनलाइट से निकलती है, नॉर्मली सूर्य की किरणों से जब निकलती है तो नॉर्मली उसको ओजोन लेयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, नीचे धरती पर आने नहीं देती है। लेकिन हम लोग जैसे कि ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय,
ओजोन में छेद हो गया तो पराबैंगनी किरणें नीचे आ जाती हैं, और वो पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे जब हमारे स्किन वगैरह पे गिरेगी तो ट्यूमर्स करेंगी। तो अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे मशीनें होती हैं जो हड्डी वगैरह के डायग्राम्स लेने के लिए, फ्रैक्चर है या नहीं देखने के लिए होती हैं। एक्सरे, गामा रे, ये सब हैं वो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कैंसर के कारण बनते हैं, कैंसर करते हैं। ऐसे ही कुछ केमिकल्स जो कैंसर करते हैं। तंबाकू का धुआं देखा होगा, भारतीय बसों के अंदर हम लोग जब भी चढ़ते हैं तो जब तक बस खड़ी रहती है तब तक पूरा आराम से बैठे रहते हैं सब लोग। जैसे ही बस चल पड़ी तो एक आध महापुरुष, वो पता नहीं क्या होता है, शुरू कर देता है सलेंसर के साथ कंपटीशन। बस के सलेंसर है वो जीत ना जाए उससे धुआं फेंकने में। यार बस रुकी हुई थी तभी जाकर नीचे उतरकर पी सकता था ना बीड़ी सिगरेट, लेकिन उसने तो बस चलेगी तभी पीना उसने तो। और वहाँ बस में साफ साफ लिखा होता है धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने पर इतनी सज़ा, इतनी जुर्माना, अथवा दोनों, जैसे टिकट वाले पे होता है, टिकट विदाउट टिकट पकड़े गए तो। मैंने आज तक नहीं देखा कि धूम्रपान के चक्कर में कोई किसी को पकड़ के लेके गया हो अंदर, कोई सज़ा वजा हुई हो, सब फर्जीवाड़ा है। चलो, ये जो तंबाकू का जो धुआं होता है या तंबाकू जो खाया जाता है उससे कैंसर होता है। और तंबाकू का जो धुआं है वो लंग्स का कैंसर, फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। कृत्रिम शर्करा, ये ध्यान दें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर नॉर्मली फोकस नहीं जाता है हमारा। आर्टिफिशियल शुगर जैसे कि सैकरिन, ये भी कैंसर का कारण बन रही है एक बड़े तौर पर। आज आपको मालूम है आखा तीज का त्यौहार है, जैसे 11 का त्यौहार होता है, आखा तीज का त्यौहार होता है। भारत के अंदर क्या परंपरा होती है, इस दिन वो मीठा पानी पिलाते हैं। अब मीठा पानी को मीठा करने के लिए शरबत डाला, चीनी डाली, तो चीनी डालने का कष्ट कम करने लग गए हैं आजकल, चीनी महंगी पड़ती है। तो ये सैकरिन जो है आर्टिफिशियल शुगर लेके आते हैं, दुनिया की सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है शायद ये। तो इसको थोड़ा सा डालते हैं, वो पूरा ड्रम जो है वो पानी का वो मीठा हो जाता है। लो जी, पियो पियो, पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य नहीं कमा रहे हैं, कैंसर बांट रहे हैं, कैंसर। तो बचे हैं आप लोग। पेस्टिसाइड, पेस्ट मतलब जो ऐसे जीव जो फसलों को नुकसान पहुंचाए, पेस्ट। उस पेस्ट को साइड में हटा देने वाले, पेस्ट को मार देने वाले केमिकल्स हैं, वो कहलाते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स। पेस्ट को मारने के लिए जो छिड़कते हैं खेतों में, स्प्रे वगैरह छिड़कते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये भी कैंसर का कारण बनते हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी छिड़क रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती नाम सुना होगा। दुनिया जब 30 साल आगे निकल जाएगी तब हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक खेती, तब तक कैंसर बांटे जाएंगे लोगों को। फ्लेवर्स किसको बोलते हैं? फ्लोवर नहीं है ये, फ्लेवर्स। तुमने देखा होगा कि कोई केमिकल है ऐसा या कोई स्प्रे है जिसके अंदर यूँ गुलाबों जैसी खुशबू आती है, गुलाब नहीं है फिर भी गुलाब जैसी खुशबू आ रही है, तो गुलाब फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स, वो केमिकल होते हैं डाले हुए, उसमें कैंसर का कारण बनते हैं। मस्टर्ड गैस कैंसर का कारण बनती है, कुछ केमिकल हैं जो कैंसर के कारण बनते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर, कुछ ऐसे वायरस हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं, कैंसर भी करते हैं। ओंकोवायरस, रेट्रोवायरस। तो पहले रेट्रो बता दूं, HIV वायरस है वो रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या होता है? आपने देखा होगा डीएनए से नॉर्मली आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। अब कुछ वायरस बेचारे है ही ऐसे जिनमें डीएनए है ही नहीं, है ही आरएनए। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही किसी की सेल के ऊपर पहुंचे, उन्होंने अपना आरएनए सेल के अंदर इंटर करवा दिया। आरएनए अंदर गया, वो आरएनए क्या करता है, वहां जाकर पहले वापस डीएनए बनाता है। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स उल्टा।
तो ऐसे वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उनको बोलते हैं रेट्रोवायरस। HIV वायरस, एड्स वाला वायरस है, वो कैंसर भी करता है, ध्यान रखना। अब ये ओंको किसको बोल रहे हैं, क्या शब्द का मतलब क्या है? देखो, ये एक सेल है हमारी, ये नॉर्मली डिवाइड हो रही है, कंट्रोल ग्रोथ है, सामान्य वृद्धि है इसकी। हमारे जब तक बॉडी में एक जीन है प्रोटो ओंकोजीन, जब तक ये जीन है प्रोटो ओंकोजीन की फॉर्म में, तब तक ये नॉर्मल ग्रोथ चलती है, सामान्य वृद्धि चलती है। अब किसी वजह से ये प्रोटो ओंकोजीन कन्वर्ट हो गया किसमें, ओंकोजीन में। तो प्रोटो ओंकोजीन है वो ओंकोजीन में कन्वर्ट हो गया है, प्रोटो शब्द हट गया है, अब ओंकोजीन रहा है ये। तो अब जैसे ही प्रोटो ओंकोजीन से ओंकोजीन बन जाए तो फिर ये जो अब नॉर्मल ग्रोथ थी वो नॉर्मल नहीं रहेगी, ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और ये ट्यूमर बन जाएगी, कैंसर वाली। तो ऐसा वायरस ये मान लो वायरस है, वायरस जिसने प्रोटो ओंकोजीन को ओंकोजीन में बदला, उसको कहते हैं ओंकोवायरस। क्या बोलते हैं, ओंकोवायरस, यानी अवरुद्धीय वायरस, अवरुद्धीय विषाणु। तो उस ओंकोवायरस ने, ये ओंकोवायरस ने प्रोटो ओंकोजीन को ओंकोजीन में बदला और इस ओंकोजीन ने एबनॉर्मल ग्रोथ करवा दी, यानी ट्यूमर बनवा दी, गांठ कैंसर की। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कैंसर के कारक, सभी कौन से फैक्टर हैं जो कैंसर करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी शायद खूब लंबा हो गया है। तो ठीक है विद्यार्थियों, मेहनत करते रहिए, खुश रहें, मौज करें और जहाँ तक संभव हो किसी की सहायता करते रहें। ओके।